डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखिए हम अभी बोर्ड की मार्च 2023 में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। तो सबसे लेंथी जो हमारा विषय होता है वो होता है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 4 बुक्स होती है आप लोगों की, जिसमें इतिहास का पोर्शन अलग होता है, राजनीति विज्ञान अलग, अर्थशास्त्र अलग और आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है, तो मैं उसको लेकर अभी बच्चों को ये समझाने का प्रयास करूँगी कि बड़ा प्रश्न अगर आप परीक्षा में है, चाहे वो 5 नंबर का प्रश्न होता है आपका, चाहे 6 नंबर का होता है, चाहे 7 नंबर का होता है, उस प्रश्न को लिखने का तरीका क्या है। देखिए, परीक्षक जब भी इनको मार्किंग की जाती है तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो आपका प्रश्न लिखने का जो तरीका होता है वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो जो चेक करने वाला टीचर होगा उसको परेशानी होती, नहीं समझ में आएगा तो एक तरह से आप लोगों के लिए वो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आप पहले समझिए बड़े प्रश्न को आपको किस तरीके से करना। अब देखिए, मैं चर्चा इस पे करती हूँ कि परिवहन व्यवस्था है, संचार व्यवस्था जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये कहा जाता है कि जीवन रेखा है। ये बात सत्य है, क्योंकि किसी भी देश के अगर आर्थिक विकास को संपन्न करना है तो सबसे पहले उस देश के यातायात संसाधनों को हमें सफल करना होगा, यातायात संसाधनों को मजबूत करना होगा। और जहाँ पे भारत देश है, जहाँ पे इतनी भौगोलिक आधार पर भिन्नता है, तो हमारे यहाँ तो यातायात व्यवस्था का और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुगम होना जरूरी है। तो वास्तव में ये बात सही है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो परिवहन अर्थव्यवस्था पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो देखिए, बच्चे लिखे जब सबसे पहले तो वो क्या लिखे, एक भूमिका बना के लिखे, और उस भूमिका में उनको लिखना चाहिए परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है? परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों को और वस्तुओं को पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप भूमिका या परिचय बना के लिखिएगा। फिर आप लिखिएगा परिवहन के प्रकार। तो देखिए, परिवहन के 3 प्रकार है, आप ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन कीजिएगा। स्थल मार्ग है परिवहन के लिए, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। तो स्थल परिवहन में क्या आता है, सड़क परिवहन है और रेल परिवहन है और पाइपलाइन परिवहन है। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न अलग भी आपका बन सकता है कि स्थल परिवहन में क्या क्या शामिल है, क्या फ़ायदा। तो देखिए, स्थल परिवहन है, उसमें सड़कें आती है। तो विभिन्न तरह की सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें होती है, राज्य स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, ज़िले की सड़कें होती है, गाँवों तक पहुँचने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके तहत सड़कें होती है, पगडंडियाँ होती है। उनसे क्या होता है कि सड़कों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते हैं। रेल होती है, रेल आप लोगों को पता है कि भारत का जो हमारा रेल विभाग है वो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेल विभाग है। बहुत सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें हैं वो भारत में है। उसमें आप लोग अलग अलग जो हमारी ट्रेन चलती है, भाई पब्लिक को ले जाने वाली ट्रेनें होती है, माल को इधर से उधर पहुंचाने वाली ट्रेन होती है, शताब्दी एक्सप्रेस होती है, अलग अलग तरह के ट्रेन, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा आप बता सकते हैं। पाइपलाइन में क्या होता है, अब देखिए, देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यातायात के संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कितने ही रोड बढ़ाएंगे, कितने ही होंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आपको पता है व्हीकल्स तो यहाँ पे बढ़ेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको हम अंडरग्राउंड नीचे से पाइपें बिछाकर कुछ चीज़ों की सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसमें देखिएगा, गैस होती है, गैस के लिए पाइपें बिछाई जा सकती है, मिट्टी के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, सीएनजी गैस के लिए, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजे सकते हैं।
और जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है उनको मजबूत कर सकते हैं। और जो सड़क के ऊपर ज़्यादा बोझ हो जाता है उसको भी हम क्या कर सकते, कम कर सकते हैं। और जल परिवहन के बारे में बताइएगा। जल परिवहन अलग से आए तो आप 2 नंबर में या 3 नंबर में इस प्रश्न को भी बता सकते हैं। देखिए, जल परिवहन का योगदान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से रहा है। किस तरीके से बम्बई बंदरगाह से, कलकत्ता बंदरगाह से, तुतीकोरिन बंदरगाह से, मारमाओ बंदरगाह से किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत से कच्चा माल ले जाने का काम किया और तैयार माल यहाँ पे पहुँचाने का काम किया। आज भी वही व्यवस्था है कि बहुत सारे देशों से हमारी जल परिवहन के माध्यम से ही आयात और निर्यात नीति को अपनाया जाता है। वायु परिवहन सबसे महंगा और सबसे तीव्र गति से होने वाला वायु परिवहन है। चाहे वो यात्री की दृष्टि से लगाइए या सामान की दृष्टि से लगाइए, दूर देशों में सामान वायु परिवहन से भी आयात और निर्यात किया जाता है। अब हम आते हैं इस बात पे कि ये जीवन रेखा किस तरह है। तो देखिए, जो यातायात के संसाधन है वो किसी भी देश के लिए एक तरह से प्राण का काम करता है। जिस तरह हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार अलग अलग कोशिकाएं पूरे शरीर में करती है, इसी तरीके से हमारे जो यातायात के संसाधन हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करते, संचालित करते हैं। अब देखिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जनसंचार साधन है, क्योंकि कहीं पर किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो पूरे देश में उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत अहम भूमिका यातायात के संसाधन निभाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास जो है ये जल और वायु स्थल सेवाओं के द्वारा ही आज हमारे देश में इतने सक्षम बने हुए हैं। क्योंकि हमारे देश में विभिन्न तरह की संस्कृति है, उनका विकास, राजनीतिक अलग दल होते हैं, इन सब की जानकारी लोग होते हैं, ये सारा यातायात के संसाधन है, उनकी वजह से क्या होता है, सक्षम हो पाता है। अब देखिएगा, भारत जो है इतना बड़ा देश है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतनी दूरी है। और लोगों का आज चंद घंटों में, कुछ मिनटों में सामान भी पहुंच जाता है और लोग भी पहुंच जाते हैं। किसी तरह की कंपनी का काम है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम है, तो ये आज ये दूरियां जो कम हुई है, इसके लिए हमारे परिवहन व्यवस्था की जो सुगम तरीके से स्थापित गई है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देश के अंदर देखिए, प्राकृतिक साधनों में असमानता बहुत है। अब देखिए, किसी क्षेत्र में लोहे ज़्यादा पाया जाता है, किसी में कपास ज़्यादा पैदा होता है, किसी में अलग तरीके से मिट्टी है। इन सारी असमानताओं को समानता में बदलने का काम भी हमारे यातायात के साधन करते हैं। क्योंकि कहीं पर खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में निकलता है, आवश्यकता उसकी दूसरे स्टेट में होती है, तो यातायात के संसाधनों से उनकी पूर्ति अभावग्रस्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पे बड़ी आसानी से की जाती है। आधुनिक यातायात और जो संचार के साधन है उनका हमारे विकास पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि जो देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देते हैं। जो लोग अभी तक कुछ संसाधनों से वंचित रहते थे, वो लोग अब इन संसाधनों का भरपूर मात्रा में यातायात के संसाधनों के माध्यम से क्या करते हैं, अपना प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कहा जाता है। 6 पॉइंट बना के लिखिएगा, 5 पॉइंट बना के लिखिएगा, भाई इसको जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि दूरवर्ती भागों को समीप लाना। अब देखिए, भारत के उत्तर पूर्व के कुछ स्टेट हैं, तो देखा जाए तो एकदम मुख्य भारत से कटे हुए हैं। उन स्टेट्स को भारत के साथ मिला देना, दूर जो स्टेट है उनकी कनेक्टिविटी को क्या कर देना, कायम कर देना, ये हमारे संचार के साधनों की कमी है। अलग अलग तरीके, कहीं पर भौगोलिक स्थिति ऐसी ख़राब होती है, सड़कें नहीं होती, रेलवे लाइन नहीं होती है, वहाँ पे हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर क्या होते हैं, बड़े बड़े नदी नाले होते हैं, वहाँ पर हम देश के अंदर भी
जल मार्ग का इस्तेमाल करके दूरवर्ती इलाकों को जोड़ने का क्या काम करते। देखिए, इस तरह लोगों को, क्षेत्र को नहीं जोड़ा जाएगा तो उनको देश के प्रति प्रेम और बाकी लोगों के प्रति लगाव नहीं होगा। उनके अंदर एक तरह से ऐसी भावना पैदा होगी कि हमारा किसी तरह का ध्यान रखा नहीं जा रहा। तो यातायात के संसाधन हैं वो देश के दूर दराज के लोगों को आपस में मिलाने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, और सब लोग आपस में मिलकर किसी भी देश के लिए योगदान देते हैं तो उस देश का आप देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास होता है। विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक संबंध। अब देखिए, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ आयात और निर्यात होता है, जिसको हम देश के अंदर ही क्या कहते हैं, आयात निर्यात यानी कि व्यापार की नीति कहते हैं। किसी देश के अंदर किसी राज्य के अंदर कच्चा माल ज़्यादा होता है। अब देखिए, कई राजस्थान है, वहाँ पे कुछ अलग पैदा होता है, उड़ीसा में कुछ अलग होता है, पंजाब में अलग है, यूपी में अलग है। तो उन सारे प्रदेशों का आपस में आर्थिक रूप से क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कहीं पर फैक्ट्री लगी होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में कच्चा माल भेजा जाता है, तैयार माल है, फिर उसको खपत के लिए भेजा जाता है। तो यातायात के संसाधनों का प्रयोग करके एक बैलेंस देश के अंदर क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक संबंध कायम होता है, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, भिन्नता वाला देश है। भारत के अंदर बहुत तरह की भाषा बोली जाती है, बहुत तरह के धर्म होते हैं, बहुत तरह की जातियाँ होती है, बहुत तरह की संस्कृति होती है। उन सब में संबंध स्थापित होता है और सब लोग मिलके एक साथ ऐसे रहते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये सारा यातायात के संसाधनों की वजह से ही हुआ है, नहीं तो सब अपने अपने एरिया में सीमित थे, आने जाने के साधनों का अभाव हुआ करता था। तो दूसरे लोगों की संस्कृति को और उनके सामाजिक व्यवहार को हमारे लिए समझना क्या था, बड़ा मुश्किल था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवन रेखा के रूप में किस तरह यातायात के संसाधन काम करते हैं। तो आर्थिक विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर हमारे पास यातायात के संसाधन नहीं होते। तो आज हमारे देश में जो विकास हुआ है उसकी कल्पना करना हमारे लिए असंभव था। ये हम पहले भी जानते हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो सबसे पहले 1853 में रेलगाड़ी उन्होंने चलाई थी। बहुत ज़रूरी था। अगर आपको आर्थिक विकास के लिए, अगर आपको संपन्न होना है तो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट, एक स्थान के दूसरे स्थान पर आपकी कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कच्चा माल और तैयार माल का सर्कुलेशन। अब देखिए, जब तक कोई भी देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होगा, जब तक उसका जो माल है उसका सर्कुलेशन नहीं होगा। अब देखिए, हमारे राज्य में मान लीजिए राजस्थान में बाजरा बहुत ज़्यादा पैदा होता है, बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, और उसकी पूरी खपत राजस्थान में हो नहीं सकती। तो क्या किया जाएगा, उसको दूसरे राज्य में भेजा जाएगा, और उन सबको भेजने के लिए कच्चे माल के रूप में, और माल जब कहीं पे तैयार हो जाता है, जहाँ पे फैक्ट्री इकट्ठी लगाई जाती है, तो उस माल को, तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए क्या है, यातायात के संसाधन जरूरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलता है। देश को एक सूत्र में बांधना। अब जीवन रेखा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि विविधता वाला देश है, यातायात और जनसंचार के साधनों से सब लोग मिलकर एक सूत्र में बने रहते हैं। जिस तरह अलग अलग मनकों को जोड़कर एक माला बनाई जाती है एक सूत्र में पिरोए, इसीलिए भारत के सभी जाति धर्म के लोग यातायात के संसाधनों की सहायता से एक सूत्र में क्या रहते, बंधे रहते हैं। नेक्स्ट, किस तरह देश के लिए जीवन रेखा है, विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विशिष्टीकरण विकसित करना। अब कहते देखिएगा, कुछ राज्य ऐसे होते जहाँ पे हम पवन ऊर्जा से शक्ति प्राप्त कर सकते, कुछ राज्य ऐसे होते जहाँ पे हमारे पास सौर ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ राज्य में केले का उत्पादन ज़्यादा होता है, कुछ राज्य में नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है, कुछ राज्य में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से हम क्या कर सकते, उस राज्य की क्लाइमेट को देखते हुए, उस राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहाँ पर उस राज्य का स्पेशल हम एक आर्थिक उद्योग, संयंत्र, कंपनी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यातायात के संसाधन होने की वजह से श्रमिकों को जाने में असुविधा नहीं होगी, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी कोई समस्या नहीं होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने में मदद करना। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए एक उपहार होता है। कहीं पर हमारे पास पहाड़ों में, कहीं पर रेगिस्तान में, कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र में, कहीं पर मैदानी क्षेत्रों में अकूत प्रकृति के संसाधन हैं। उन संसाधनों को हम यातायात के संसाधनों की सहायता से क्या कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं। देखिए, जब प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और जब तक हमें उनको यूज करना ना आए तो वो संसाधन हमारे लिए माटी है। और इन संसाधनों को यूज करने के लिए एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ आने में कठिनाई नहीं होती तो उस पर रिसर्च करके उन संसाधनों को आगे बढ़ा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। अब देखिए, इतना प्रश्न है, ये प्रश्न अगर 6 नंबर में आप लोग लिखोगे तो ये प्रश्न आपको 6 में से 5, 5.5 नंबर दिलाने में सक्षम रहेगा। लेकिन बड़े प्रश्न लिखते समय ध्यान रहे, प्रश्न की शुरुआत में आप एक तो परिचय जरूर लिखें। परिचय के बाद में जो भी प्रश्न किसी चीज़ का है उसका अर्थ या परिभाषा लिखें और उसके बाद में आप निम्नलिखित पॉइंट करके 1, 2, 3, 4, 5, अगर 6 नंबर का प्रश्न तो 6 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिएगा और आपको बहुत साफ साफ राइटिंग में ये प्रश्न आप करिएगा तो देखिएगा आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और इसी प्रश्न से जोड़ते हुए मैं आपको ये बता दूं, संचार के साधन है वो भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो संचार के साधन में क्या क्या चीज़ें देखिए हो सकती है। संचार के साधन जो आप एक स्थान पे बैठे हुए दूसरे स्थान पर आप समाचार संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। वे साधन होते हैं जो समाचारों और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, संचार के साधन कहते हैं। सामान को ना पहुंचाते सिर्फ आपकी सूचनाओं को सर्कुलेट करते हैं, जैसे समाचार पत्र होगा, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, डाक सेवाएँ होगी। देखिए, डाक तंत्र हमारे देश में बहुत पुरानी व्यवस्था है और लंबे समय से डाक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। कहीं पर कबूतरों से, घोड़ों से चलती चलती आज डाक व्यवस्था एक मैसेज के रूप में चल पड़ी है। तो देखिए, टेलीफोन व्यवस्था है ये भारत में पुरानी है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ पे 321 टेलीफोन एक्सचेंज से, आप देखिएगा टेलीफोन तो आप छोड़िएगा, हर व्यक्ति के हाथ में एक फ़ोन आ गया है। टेलेक्स 1963 में इसको आरंभ किया गया था और 31 दिसंबर 1989 तक 311 शहरों से इसमें जोड़ा गया था, जिसमें लिखी हुई कोई भी चीज़ें होती है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजते हैं। टेलीविज़न दूसरी भाषा अभी इसको दूरदर्शन कहते हैं। प्रथम दूरदर्शन केंद्र भारत में 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। आज तो आप देखिएगा हर व्यक्ति के हाथ के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि टीवी है और हर चीज़ को हर व्यक्ति क्या करता है, जान लेता है। और देखिए, ज्ञान व्यक्ति का बढ़ता है जब वो नई नई चीज़ों को क्या करता रहता है, ज्ञान प्राप्त करता रहता है। रेडियो है, रेडियो आप पता है, आप बिजली की सहायता से या सेल डालकर कोई भी सुनते रहे। आजकल FM वगैरह ये सब है, लोगों तक अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान चलता रहता है। अब देखिए, इन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक है उपग्रह। भारत के अंदर देखिए, सबसे पहले उपग्रह जो संचार की जो सेवाएं हमें प्रदान करता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये सिग्नल कहाँ से पहुँचता है, नेटवर्क कैसे आ रहा है, टीवी कैसे चल रहा है, ये चीज़ें कैसे, इन सब के लिए उपग्रह संचार सेवा है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला उपग्रह हमारा 1980 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, APPLA सैटेलाइट भेजा गया था। और INSTA-IB और INSTA-D ये क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी नेटवर्क हम जो सुनते हैं, जो टीवी में हम जो देखते हैं, वो सारा इन्हीं का कमाल है। और आपको ध्यान भी होगा कि हमारे देश का श्री राकेश शर्मा सबसे प्रथम व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था और प्रथम महिला कल्पना चावला से जो अंतरिक्ष में गया था, पर दुखद समाचार था कि वो वापस नहीं आई। इसी के साथ बड़े प्रश्न को लिखते समय आप बड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न अगर छोड़ देते हैं तो आपके ये सोचिए, आपने 80 नंबर का पेपर करने की बजाय एक प्रश्न भी सोचा तो आप ये सोचिए आपने 75 नंबर का प्रश्न किया, उसी में से नंबर आएंगे। तो जो भी प्रश्न है आपको बड़ी सोच समझ के उस प्रश्न को करना है। आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।